जय हिंद साथियों। मैं आज कंजंक्शन की प्रैक्टिस शीट करा रहा हूँ, ठीक है ना। इस शीट में जो अधिकतर क्वेश्चन है वो व्यापम में आए हुए क्वेश्चन है, इसलिए यह शीट उन लोगों के लिए बहुत उपयोगी है जो लोग व्यापम की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि उन लोगों को भी फ़ायदा पड़ेगा जो व्यापम के अलावा जैसे कि एसएससी, बैंक पीओस, रेलवे आदि के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना। तो बस आप देखते रहिए इस शीट को। तो कंजंक्शन की सीट स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले क्या कंजंक्शन का आपको बेसिक मीनिंग पता है? कंजंक्शन का बेसिक मीनिंग होता है कि यह किन्हीं दो क्लॉज, किन्हीं दो सेंटेंस या किन्हीं दो वर्ड को जोड़ने के काम में आते हैं। तो कंजंक्शन ऐसे वर्ड हैं जो किन्हीं दो क्लॉज, किन्हीं दो सेंटेंस, किन्हीं दो वर्ड को आपस में जोड़ते हैं। क्लॉज का मतलब क्या होता है बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा। तो क्लॉज का मतलब आप समझ सकते हैं एक सेंटेंस से, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन है ब्लैंक यू टेल द ट्रूथ और फेस द कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है ना। जब भी आप कंजंक्शन या इंग्लिश ग्रामर में कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले उस क्वेश्चन का एक बेसिक सेंस जरूर निकाल लें। सेंस का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आपको जो भी इंग्लिश में कोई सेंटेंस लिखा है उसका पूरा मीनिंग पता हो। सेंस का मतलब ये है कि जो भी इंग्लिश में वाक्य या सेंटेंस लिखा है उसका आपको थोड़ा बहुत मतलब समझ में आ जाए। तो ये सेंटेंस देखते हैं। सेंटेंस क्या है? यू टेल द ट्रूथ, आप ट्रूथ बताइए, या और का मतलब होता है या, फेस द कॉन्सिक्वेंसेस, या उसके कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे ऑप्शंस क्या क्या दिए हैं? ऑप्शन है नीदर, ऑल्दो, नॉट ओनली, ईदर। तो हमेशा ध्यान रखें नीदर के साथ हमेशा नॉर का यूज़ होता है, ठीक है। ऑल्दो के साथ कोई भी नहीं यूज़ होता, और ऑल्दो का मतलब आता है यद्यपि। क्या मतलब आता है? यद्यपि। मेरी राइटिंग उतनी अच्छी नहीं आ रही है, इसलिए आप मैं जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दें। ऑल्दो का मतलब क्या होता है? यद्यपि। नॉट ओनली का मतलब, नॉट ओनली के साथ हमेशा बट ऑल्सो का यूज़ होता है, या आपने पढ़ा होगा। नॉट ओनली के साथ क्या लगा होता है? बट ऑल्सो। और ईदर के साथ क्या लगा होता है? और, ठीक है। इतना लिख लिया। अब इस सेंटेंस को ध्यान से देखें। इस सेंटेंस में बीच में क्या लगा हुआ है? और। तो इसके पहले कौन सा चीज़ आना चाहिए? ईदर। क्या आना चाहिए? ईदर। तो पहले क्वेश्चन का आंसर है फोर्थ। सेकंड क्वेश्चन, द पुअर विलेजर्स कैन नीदर रीड राइट देयर ओन लैंग्वेज। द पुअर विलेजर्स कैन नीदर रीड ब्लैंक राइट देयर ओन लैंग्वेजेस, ठीक है। जो इसका सेंस क्या है? द पुअर विलेजर्स मतलब जो गरीब विलेजर्स हैं वह, नीदर का मतलब होता है ना तो पढ़ सकते हैं, राइट और लिख सकते हैं उनकी भाषा में, ठीक है। तो ऑप्शंस क्या क्या हैं? और, नॉर, वैन, एज। तो अभी मैंने बताया था कि नीदर के साथ यदि जुड़ा हुआ है तो नीदर के साथ किसका यूज़ होता है? नॉर। तो सही आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? नॉर, ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट, आई गेंड अ लॉट ऑफ वेट ब्लैंक आई वॉज ऑन हॉलीडे। तो पहला क्लॉज या सेंटेंस क्या है? आई गेंड अ लॉट ऑफ वेट, मैंने बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लिया है, ब्लैंक आई वॉज ऑन हॉलीडे, जब मैं क्या था? छुट्टी पे था, ठीक है। तो इसमें बीच में जब भी आप देखें हिंदी लगाने के बाद आपको तुरंत एक मीनिंग समझ आ रहा होगा कि बीच में सेंटेंस क्या लगना चाहिए? जब। कि आई गेंड अ लॉट ऑफ वेट, मैंने बहुत ज़्यादा वेट गेन किया जब मैं छुट्टी पे था। तो ऐसा कंजक्शन ढूंढें जिसका मतलब क्या है? जब। तो वाइल का मतलब होता है जब या जबकि, चलो ये एक काम का है। ऑल्दो का मतलब होता है यद्यपि। डिस्पाइट का मतलब भी यही समझें, यद्यपि। और ईदर का मतलब होता है या तो। तो यदि आप देखें तो आपके क्वेश्चन के हिसाब से सबसे बेस्ट फिट कौन सा आ रहा है? वाइल। क्या आ रहा है? वाइल। तो आई गेंड अ लॉट ऑफ वेट वाइल आई वॉज ऑन हॉलीडे। तो थर्ड का ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन 1। नेक्स्ट, देयर वॉज अ स्मॉल टेबल ब्लैंक द बेड ऑन विच देयर वॉज अ बुक। देयर वॉज अ स्मॉल टेबल, वहाँ पे एक स्मॉल टेबल थी बेड के बगल में, ऑन विच देयर वॉज अ बुक, जिसके ऊपर क्या रखी हुई थी? बुक रखी हुई थी। तो हमको एक ऐसा मीनिंग चाहिए, देखते हैं।
यहाँ पे ऑप्शंस क्या कह दिए हैं, बिसाइड। बिसाइड का मतलब होता है बगल में या बाजू में, ठीक है ना। और एक और बिसाइड्स होता है, आपने बिसाइड्स भी पढ़ा होगा, BESIDES। बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा, ठीक है। बिसाइड का मतलब होता है बाजू में, बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा। फ्रॉम का मतलब होता है से, अमंग का मतलब होता है बीच में, बिटवीन का मतलब भी क्या होता है, बीच में। बट प्रायः अमंग दो से अधिक लोगों के बीच में के लिए यूज़ किया जाता है, जबकि बिटवीन दो लोगों के बीच में यदि कोई चीज़ रखी है तो उसके लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। मैं बहुत फास्ट जा रहा हूँ, डिटेल में आप ग्रामर की क्लास में समझ चुके होंगे, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन में देखिए अमंग आएगा नहीं, क्योंकि ना तो दो चीज़ें हैं ना दो से अधिक चीज़ें हैं, इसलिए ना ही क्या आएगा, बिटवीन। फ्रॉम से आना नहीं चाहिए, तो बिसाइड मतलब क्या होता है, के बगल में, तो आंसर क्या आना चाहिए ऑप्शन में, बिसाइड। नेक्स्ट, इफ़ आई नो व्हाट ही वांटेड आई ब्लैंक दिस, ठीक है। अब देखिए ये क्लॉज इफ़ वाला क्लॉज है, सबसे पहले क्या लिखा है, इफ़। तो मैं इस चीज़ को बोर्ड पे समझाता हूँ कि इफ़ वाला क्लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये अधिकतर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस बहुत आते हैं। तो इफ़ का क्लॉज तीन ढंग से बनता है। पहला होता है इफ़, या इफ़ वाला कंजंक्शन तीन ढंग से सॉल्व होता है। इफ़, मैं 3 बार इफ़ लिख रहा हूँ, ठीक है, छोटा कर देता हूँ, और एक और इफ़, ठीक है ना, ध्यान से एक, ठीक है। अब मैंने क्या लिखा है, यदि इफ़ वाले क्लॉज में, यदि वह सिंपल प्रेजेंट में है, यदि वह इफ़ वाला क्लॉज सिंपल प्रेजेंट में है, तो इसके साथ वाला जो क्लॉज होगा वो सिंपल फ्यूचर में होगा। किस में होगा, सिंपल फ्यूचर में, ठीक है। सेकंड चीज़, यदि इफ़ वाला क्लॉज सिंपल पास्ट में है, पास्ट में है, तो इसके बगल वाला जो क्लॉज होगा उसमें या तो आप वुड का यूज़ करेंगे या कुड का यूज़ करेंगे, ठीक है ना। या तो यदि इफ़ वाला क्लॉज पास्ट टेंस में दिया है, तो उसका बगल वाले क्लॉज में या तो आप वुड का यूज़ करेंगे या किसका यूज़ करेंगे, कुड का यूज़ करेंगे। और लास्ट क्या हो सकता है, यदि इफ़ वाले क्लॉज के साथ पास्ट परफेक्ट दिया है, पास्ट परफेक्ट दिया है, तो आप बगल वाले क्लॉज में क्या क्या लिख सकते हैं, या तो वुड हैव लिख सकते हैं, वुड हैव, या तो आप वुड हैव लिख सकते हैं, HAVE हैव लिखने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, या फिर आप कोड हैव का यूज़ करेंगे, ठीक है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आपको दो क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, कि इफ़ वाला कंजंक्शन तीन ढंग से काम करता है। कैसे, यदि इफ़ वाला क्लॉज कैसे तीन ढंग से काम करता है, यदि इफ़ वाले क्लॉज का जो सेंटेंस है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो उसका बगल वाला क्या होगा, सिंपल फ्यूचर। यदि इफ़ वाला क्लॉज सिंपल पास्ट है, तो उसके बगल वाले सेंटेंस में क्या आएगा, वुड या कुड। यदि इफ़ वाला पास्ट परफेक्ट है, तो उसके बगल वाले से क्लॉज में क्या आएगा, वुड हैव और कुड हैव। बहुत सारे बच्चों को यह अभी नहीं समझ आया होगा, बस आप नोट करें, आपको जैसे ही मैं एग्जांपल दूंगा आपको समझ आएगा। देखें, इफ़ आई नो व्हाट ही वांटेड, यदि मुझे पता होता कि उसे क्या चाहिए, आई ब्लैंक दिस। अब देखें ये जो वाक्य है ये किस टेंस में है, तो आप सभी लोग समझ गए होंगे, वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा है। नो की जगह क्या लिखा है, न्यू। ये वर्ब का कौन सा फॉर्म लगा है, सेकंड फॉर्म, इसलिए ये है पास्ट में। कौन से पास्ट में है, सिंपल पास्ट में। यदि ये पास्ट में है तो इसके बगल वाला क्लॉज में किसका यूज़ होगा, वुड का या कुड का। तो देख लें किस वाक्य में वुड लगा है, देखें यहाँ तो बिल लगा है इसलिए नहीं होगा, यहाँ भी बिल लगा है इसलिए नहीं होगा, यहाँ पे वुड लिखा है और यहाँ पे वुड लिखा है, बट यहाँ पे क्या लिखा है, वुड हैव। जबकि वुड हैव का यूज़ कब करा जाएगा, जब इफ़ वाला क्लॉज पास्ट परफेक्ट में होगा। इसलिए आंसर क्या होगा, वुड नॉट परमिट। आंसर क्या होगा, ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट, अगेन इफ़ वाला, इफ़
आई माई पोस्ट ग्रेजुएशन, ठीक है, आई अ प्रोफेसर लाइक माई फादर। ये कहना चाह रहा है यदि मैं पोस्ट ग्रेजुएशन करूँगा तो मैं अपने फादर जैसा प्रोफेसर बन जाऊँगा। देखिए, तो इफ़ वाला क्लॉज को आपको इससे जोड़ना है। तो 3 कंडीशन बताई थी, या तो ये किस में हो सकता है, सिंपल प्रेजेंट में। यदि ये सिंपल प्रेजेंट आ रहा है यहाँ पे तो ये क्या आना चाहिए, सिंपल फ्यूचर। यदि ये सिंपल पास्ट आ रहा है तो यहाँ क्या यूज़ होगा, वुड या कुड। यदि यह पास्ट परफेक्ट आ रहा है तो यहाँ क्या यूज़ होगा, वुड हैव और कुड हैव। लेट्स चेक। देखिए, इफ़ आई हैड कंप्लीटेड, ये क्या हो जाएगा, इफ़ वाला क्लॉज पास्ट परफेक्ट में, तो उसके वाला जो बगल वाला सेंटेंस है वो किस में होना चाहिए, कुड हैव। तो यहाँ पे कुड हैव का यूज़ किया गया है, इसलिए 6th का ऑप्शन कौन सा सही होगा, पहले वाला ऑप्शन, ठीक है। सेकंड, बाकी ऑप्शन ट्राई कर लेते हैं। इफ़ आई वर टू कंप्लीट माई पोस्ट ग्रेजुएशन, यदि ये पास्ट में बन गया, इफ़ आई वर माई टू कंप्लीट माई पोस्ट ग्रेजुएशन, मतलब इफ़ वाला क्लॉज यदि पास्ट में हो गया तो उसका बगल वाले क्लॉज में क्या आना चाहिए, वुड। जब यहाँ पे क्या लिखा है, हैड, इसलिए गलत हो गया। इफ़ आई एम, ये तो कुछ भी लिखा है इसलिए ये तो गलत है। आई एम कंप्लीटिंग, ये तो कुछ भी लिखा है। इफ़ आई वर कंप्लीटेड माई पोस्ट ग्रेजुएशन, इफ़ आई वर, यदि ये पास्ट में है, ठीक है, तो इसके बगल वाला क्लॉज के साथ क्या यूज़ होना चाहिए, वुड, जबकि यहाँ पे क्या यूज़ हुआ है, वुड है। इसलिए सिर्फ ऑप्शन कौन सा सही मैच हो रहा है, पहला। नेक्स्ट, ही वॉज द बेस्ट कैंडिडेट, वह बेस्ट कैंडिडेट था। ही डिड नॉट विन द इलेक्शन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन दिया एंड, बट, इफ़, दो। एंड का मतलब क्या होता है, और। बट का मतलब क्या होता है, और। इफ़ का मतलब क्या होता है, यदि। दो का मतलब क्या होता है, यद्यपि, ठीक है। देखिए, एंड और बट दोनों का ही प्रायः दो क्लॉजेस को जोड़ने का काम करते हैं, और उनको जब यह जोड़ते हैं तो इनका यूज़ प्रायः बीच में किया जाता है। लेकिन जो मुझको फिल इन द ब्लैंक भरना है वो सबसे पहले भरना है, इसलिए इसमें ना तो एंड आएगा और ना ही बट आएगा, ठीक है। अब बचा इफ़ का मतलब क्या होता है, यदि, और दो का मतलब क्या होता है, यद्यपि। अब यदि आप इस क्वेश्चन को के सेंस को समझें तो ये दोनों जो टेंस वाक्य दिए हुए हैं, सेंटेंस दिए हुए हैं, ये एक दूसरे के विरोधाभासी हैं। क्या कहना चाह रहा है, ही वॉज द बेस्ट कैंडिडेट, वह बेस्ट कैंडिडेट था, फिर भी उसने क्या, चुनाव हार गया। तो आंसर में क्या आना चाहिए, यद्यपि, और उससे जो मीनिंग निकल रहा है वो किसका निकल रहा है, दो का, इसलिए ऑप्शन क्या आएगा, दो। नेक्स्ट, थॉमस नीड्स टू वर्क हार्ड ब्लैंक, ही वॉन्ट्स टू पास द एग्जामिनेशन, ठीक है। थॉमस वॉन्ट्स टू वर्क हार्ड, सॉरी, थॉमस नीड्स टू वर्क हार्ड, थॉमस को ज़्यादा पढ़ाई करनी चाहिए। ही वॉन्ट्स टू पास द एग्जामिनेशन, वह उसको एग्जामिनेशन पास करना है। तो सिमिलर मतलब आ रहा है, थॉमस नीड टू वर्क हार्ड, उसको ज़्यादा मेहनत करना चाहिए यदि उसको एग्जामिनेशन पास करना है। तो देन का मतलब क्या होता है, तब, तो यहाँ पे तब तो आएगा नहीं। ऑल्सो का मतलब क्या होता है, भी, तो यहाँ पे ऑल्सो भी नहीं आएगा। सो का मतलब क्या होता है, इसलिए, तो सेंस नहीं बन रहा। आंसर क्या आना चाहिए, इफ़ का मतलब क्या होता है, यदि, ठीक है ना। नेक्स्ट, ब्लैंक, आई हैव बीन वर्किंग ऑल नाइट, आई फील टायर्ड, मैं पूरी रात से काम कर रहा हूँ। आई फील टायर्ड, मैं कैसा फील कर रहा हूँ, थका हुआ। तो मैं थका हुआ क्यों फील कर रहा हूँ, चूँकि मैं किस पे काम कर रहा हूँ, रात भर से काम कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ऐसा कंजंक्शन आना चाहिए जिसका सेंस क्या होना चाहिए, चूँकि। तो देखें, सेंस का मतलब क्या होता है, चूँकि, एक जगह सेंस का यूज़ चूँकि की तरह किया जाता है। वेयर एज का मतलब होता है जैसे कि, वाई का मतलब होता है क्यों, सो दैट का मतलब क्या होता है, इसलिए, ठीक है। तो इस सेंटेंसेस के हिसाब से सही से फिट क्या होगा, सेंस, ठीक है ना। आई डिड नॉट प्रिपेयर फॉर द एग्ज़ाम, आई एम हॉरिफाइड, मैंने एग्ज़ाम के लिए तैयारी नहीं की है। आई एम हॉरिफाइड, मैं डरा हुआ हूँ। मैं क्यों डरा हुआ हूँ,
क्योंकि मैंने एग्ज़ाम के लिए क्या नहीं की है, प्रिपरेशन नहीं की है, ठीक है। तो सो का मतलब क्या होता है, इसलिए। बिफोर का मतलब होता है पहले, वैन का मतलब होता है जब, इवन का मतलब होता है तब, तुम समझ सकते हो, ठीक है। तो आई डिड नॉट प्रिपेयर फॉर द एग्ज़ाम, मैंने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर नहीं किया है, इसलिए मैं डरा हुआ हूँ। तो ऑप्शन क्या फिट होना चाहिए, सो। परफेक्ट। नेक्स्ट किस टाइप के क्वेश्चन है, फाइंड आउट द एरर इन अ पार्ट ऑफ सेंटेंस। आपको एरर बतानी है किसी सेंटेंस के पार्ट में, ठीक है। जब भी आप एरर का क्वेश्चन करें, सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि पूरे सेंटेंस को पढ़ना है, ठीक है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे मुझे 11 नंबर का क्वेश्चन पढ़ना है, तो पहले मैं क्या करूँगा, देखिए आपको पार्ट में एरर बतानी है, तो पहला पार्ट ये है, दूसरा पार्ट ये है, तीसरा पार्ट ये है, ठीक है। तो मैं पार्ट वाइज ना देख के पहले क्वेश्चन को एक बार में पढ़ लूँगा, जो मैं कहना चाह रहा था। कैसे पढ़ूँगा, यू कैन नॉट लीव अनटिल योर वर्क इज़ फिनिश्ड, ठीक है ना। अब मैंने पढ़ा, अब मुझको, अब जब पढ़ने के बाद अब इस पूरे वाक्य को मैं छोटे छोटे पार्ट में देखूँगा और ट्राई करूँगा कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट पॉइंट या वर्ड हैं। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वर्ड है वो यहाँ पे क्या है, अनटिल। क्यों ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यह एक कंजंक्शन है, इसलिए अब मैं ये समझ गया हूँ कि यह जो पूरा वाक्य लिखा है वो वाक्य अनटिल कंजंक्शन से जुड़ा हुआ है। और मुझे पता है कि अनटिल कंजंक्शन है, इसलिए उसने दो वाक्य क्लॉज को जोड़ा होगा। तो पहला क्लॉज क्या है, यू कैन नॉट लीव अनटिल योर वर्क इज़ फिनिश्ड, जब तक कि तुम्हारा काम कंप्लीट नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये सेंटेंस एकदम सही लग रहा है। क्यों, क्योंकि अनटिल के साथ आपको बस एक चीज़ का मेक श्योर करना है, अनटिल और अनलेस के साथ, अनटिल और मैंने एक और चीज़ क्या बोली है, अनलेस, कि अनटिल और अनलेस से जुड़े हुए क्लॉज में नेगेटिव का यूज़ नहीं होगा, नेगेटिव का यूज़ नहीं होगा। इसका मतलब अनटिल और अनलेस से जुड़े हुए क्लॉज में नो, नेवर, सॉरी नेवर और नॉट का यूज़ नहीं होगा। बट देखें, अब 11th नंबर के क्वेश्चन में अनटिल के साथ वाले क्लॉज में कोई भी नॉट नहीं लगा है, इसलिए ये सेंटेंस एकदम सही है और ऑप्शन क्या आएगा, नो एरर। बात समझ आ रही है। नेक्स्ट, पहले मैं 13वें नंबर का क्वेश्चन करा रहा हूँ, फिर 12वें पे आता हूँ, ठीक है ना। अनटिल द ट्रेन विल नॉट गेट द सिग्नल इट विल नॉट लीव द प्लेटफॉर्म। पूरे वाक्य को मैंने एक बार में पढ़ लिया। सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या चली कि इसमें कंजंक्शन क्या जुड़ा हुआ है, अनटिल। और मैंने अभी बताया था कि अनटिल के साथ किसका यूज़ नहीं किया जाएगा, नॉट का। इसलिए यहाँ पे जो विल नॉट है वो क्या है, गलत। इसलिए इस सेंटेंस में जो एरर है वो किस पार्ट में है, वो है इस वाले पार्ट में एरर, ठीक है। परफेक्ट। अच्छा, 11th नंबर का जो क्वेश्चन था उसका आंसर क्या था, नो एरर, क्योंकि वो सेंटेंस पूरा सही था, ठीक है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, 12th नंबर का क्वेश्चन देते हैं। इफ़ ही विल आस्क मी फॉर हेल्प आई विल डेफिनेटली हेल्प हिम, नो एरर, ठीक है। तो आपने जब ये सेंटेंस पढ़ा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, जब भी आप एरर निकालें वो इम्पोर्टेंट वर्ड चुनें जो उस सेंटेंस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यदि मैं यहाँ पे देखूँ तो सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड है जो मेरा वो क्या है, इफ़, क्योंकि इफ़ यहाँ पे क्या है, कंजंक्शन। तो सबसे पहला काम क्या है आपका कि कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड चुनना। तो इफ़ क्या है मेरा, कंजंक्शन। यदि इफ़ कंजंक्शन है तो इफ़ कंजंक्शन है तो इसमें किन्हीं दो सेंटेंस या दो वाक्य को जोड़ा होगा, सही बात है, दो वाक्य को जोड़ा होगा। तो सॉरी, दो वाक्य को जोड़ा होगा, इसलिए मैं हमेशा इफ़ के वो 3 रूल याद रखूं जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको लिखाए थे। वो क्या था, यदि इफ़ वाला क्लॉज, जिसको इफ़ वाला क्लॉज यदि सिंपल प्रेजेंट में है तो उसका बगल वाला क्लॉज किस में होगा, सिंपल फ्यूचर। यदि इफ़ वाला क्लॉज पास्ट में है तो उसके बगल वाले क्लॉज में क्या लगेगा, वुड या कुड। यदि इफ़ वाला क्लॉज पास्ट परफेक्ट में है तो यहाँ क्या लगेगा, वुड है और कुड है। इसी चीज़ को अपन यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। तो मैंने देखा जो इफ़ वाला क्लॉज है, इफ़ ही विल आस्क मी फॉर हेल्प, तो इफ़ वाले क्लॉज में कभी भी प्रेजेंट सिंपल फ्यूचर का यूज़ नहीं होगा।
इफ वाले क्लॉज में कितने टाइप के सेंटेंस आ सकते हैं? 3। कौन कौन से? बहुत बढ़िया, प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट, या फिर पास्ट परफेक्ट। तो जो यहाँ पे एरर है वो एरर कहाँ पे है? इस वाले सेंटेंस में। तो इसका सेंस क्या सही होना चाहिए था? इफ़ ही आस्क्स मी, आस्क विल आस्क की जगह होगा आस्क्स, ठीक है ना, ही के साथ आस्क्स लगेगा। इसको सिंपल प्रेजेंट में बनना चाहिए। इफ़ ही आस्क मी फॉर हेल्प, आई विल डेफिनेटली हेल्प हिम। यदि वह मुझसे मदद मांगेगा तो मैं उसे मदद करूँगा। नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट 14 ना करने से पहले आप 15 देखें, 16 देखें और 17, क्योंकि ये सब इफ़ वाले हैं। तो फटाफट देखें क्या दिया है। इफ़ आई हैड नोटिस्ड हर, ठीक है, आई वुड हैव ग्रीटेड हर। इफ़ आई हैड नोटिस्ड हर, ये कौन सा इफ़ लगा है और ये कौन सा टेंस है? तो ये है पास्ट परफेक्ट, है ना। यदि ये पास्ट परफेक्ट है तो इसका जो बगल वाला क्लॉज है वो किस में क्या लगा होना चाहिए? वुड हैव। तो इसमें एकदम सही दिख रहा है। और इसका मीनिंग क्या है? यदि मैंने उसे नोटिस किया होता तो मैं उसे क्या करता? ग्रीट करता, या मैं उसे सम्मान देता। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आंसर क्या आएगा? नो एरर। समझ आ रहा है बच्चों? नेक्स्ट 16, इफ़ माई अंकल विल कम टू दिल्ली ही विल मीट यू। यदि मेरे चाचा जी दिल्ली आते हैं तो वह तुमसे मिलेंगे। अगेन इफ़ वाले क्लॉज में कौन सा सेंटेंस नहीं आ सकता? विल वाला, फ्यूचर नहीं आ सकता। इसलिए गलती कहाँ पे है? सेकंड ऑप्शन में, इस वाले पार्ट में। अब तो क्या सही होना चाहिए था? इफ़ आई माई अंकल विल कम की जगह क्या आना चाहिए था? कम। क्या आना चाहिए था? कम। वेलकम की जगह क्या आना चाहिए था? कम। टू दिल्ली ही विल मीट यू। गॉट इट? नेक्स्ट 70, क्या लिखा है? इफ़ यू हैड वॉर्नड मी आई वुड नॉट हैव टोल्ड योर फादर अबाउट दैट पार्टी। अगेन इफ़ वाला क्लॉज है तो सबसे पहले ये देखें कि इफ़ वाले सेंटेंस में किससे जुड़ा हुआ है? तो क्या है वो? इफ़ यू हैड बॉन्ड मी, तो ये है पास्ट परफेक्ट। तो जो कॉमा के बाद जो सेंटेंस लिखा है वो दूसरा सेंटेंस है। तो उसमें क्या किसका यूज़ होना चाहिए? वुड हैव। तो इसमें लगा हुआ है वुड हैव। जब भी नॉट होता है वो वुड और हैव के बीच में आ जाता है, बट वुड हैव तो लगा है। वुड नॉट हैव टोल्ड योर फादर अबाउट दैट पार्टी। सिंस इसमें सब कुछ रूल के हिसाब है, इसलिए आंसर क्या आएगा? नो एरर। नेक्स्ट कौन सा? 18th क्वेश्चन, क्या लगा हुआ है? इफ़ आई हैड स्नोड यस्टरडे द बॉयज़ वुड हैव डेफिनेटली गॉन फॉर स्कीइंग। नो एरर। अपन जब भी इफ़ लगा है सबसे पहला काम क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड चुनना। वो वर्ड क्या है यहाँ पे? इफ़। अगेन मैं बार बार इफ़ वाले ही क्वेश्चन करा रहा हूँ। इफ़ के साथ जो सेंटेंस है वो कौन सा सेंटेंस है? पास्ट परफेक्ट। मैंने कैसे समझा? क्योंकि इसमें क्या लगा है? हैड सॉन्ड लगा है। इतना आपको समझ आ जाएगा। यदि ये पास्ट परफेक्ट है तो इसके बगल वाले सेंटेंस में क्या लगा होना चाहिए? वुड हैव या कुड हैव। तो यहाँ पे क्या लगा है? वुड हैव डेफिनेटली गॉन फॉर सीकिंग। बात समझ आ रही? तो आंसर क्या आएगा? नो एरर। ठीक है। नेक्स्ट मैंने कुछ 14th छोड़ा था तो 14th देखिए। बिफोर ही कुड अंडरस्टैंड एनी थिंग द रोवर हैव फ्लैड। नो एरर। ठीक है। यदि मैं सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड चुनना चाहूँ तो इस पूरे वॉक में सबसे इम्पोर्टेंट चीज शब्द क्या है? बिफोर। ठीक है ना, क्योंकि यह क्या है? एक कंजंक्शन। बिफोर ही कुड अंडरस्टैंड एनीथिंग, जब उसने कुछ समझा था। द रोवर हैव फ्लैड, मतलब उससे पहले रॉबर भाग चुके थे, चोर भाग चुके थे। एक बात हमेशा याद रखना कि बिफोर जहाँ भी लगा है और उसके साथ वाला सेंटेंस यदि पास्ट टेंस में है। अब ये पास्ट टेंस में क्यों है? क्योंकि यहाँ पे क्या लगा हुआ है? कुड। तो मैंने क्या बोला? जब भी बिफोर लगा है और उसके साथ वाला टेंस यदि पास्ट टेंस में है तो उससे जो भी जुड़ा हुआ क्लॉज है वो हमेशा किस में होगा? पास्ट परफेक्ट में। ठीक है। अब इस सेंटेंस में क्या दिक्कत है? यहाँ पे लिखा है हैव फ्लैड,
जो क्या है प्रेजेंट परफेक्ट, इसको किस में होना चाहिए था, पास्ट परफेक्ट में। तो गलती कहाँ पे है, इस क्लॉज में हैव की जगह क्या होना चाहिए था, हैड। क्या होना चाहिए था, हैड। परफेक्ट। नेक्स्ट 19 ओके, a lot of shops won't accept checks unless you don't have a बैंकर्स कार्ड विथ यू। ठीक है, अब बहुत आसान से सेंटेंस है, इसलिए आप समझ गए होंगे यहाँ पे इम्पोर्टेंट वर्ड क्या है, अनलेस। और मैं आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि अनटिल और अनलेस में किस से जुड़े वाक्य नेगेटिव का यूज़ नहीं होता। नेगेटिव का यूज़ नहीं होता इसका मतलब है उसमें नो, नेवर और नॉट का यूज़ नहीं होता। तो यहाँ पे किसका यूज़ नहीं होगा, डोंट का। ठीक है, तो सेंटेंस क्या बनेगा, अ लॉट ऑफ शॉप्स वॉन्ट एक्सेप्ट चेक्स अनलेस यू डोंट, हटा दो, हैव अ बैंकर्स कार्ड विथ यू। ठीक है, बहुत सारे, इसका हिंदी कर रहा हूँ, बहुत सारे दुकानदार चेक एक्सेप्ट नहीं करते जब तक कि तुम्हारे पास एक बैंकर का कार्ड ना हो। ठीक है, नेक्स्ट, as soon as you will get the tickets we will send them to you। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट काम है कि तुमको वो वर्ड पहचाना। तो मैजिकल वर्ड क्या है, एज सून एज। ठीक है, जैसे ही। ठीक है, एक और चीज़ याद रखें, जैसे ही एज सून एज देखा, एक रूल कहता है कि एज सून एज से जुड़ा हुआ वाक्य हमेशा किस में होना चाहिए, प्रेजेंट टेंस में। ठीक है, किस में होना चाहिए, प्रेजेंट टेंस में। तो यहाँ पे दिया है एज सून एज, सॉरी, लेकिन उससे जुड़ा हुआ वाक्य किस में दिया है, फ्यूचर में। इसलिए ये सेंटेंस थोड़ा सा गलत हो गया। यहाँ इस फ्यूचर टेंस की जगह क्या होना चाहिए, सिंपल टेंस। तो बाकी का करेक्ट सेंटेंस क्या होता, एज सून एज वी गेट, विल हटा देते, क्या लगा देते, गेट द टिकट्स वी विल सेंड देम टू यू। जैसे ही हमको टिकट मिलते हैं हम आपको भेज देंगे। नेक्स्ट, अनलेस ही विल नॉट टेक केयर ऑफ हिज हेल्थ ही विल नॉट रिकवर। ठीक है, अगेन सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड क्या हो गया, अनलेस। क्या हो गया, अनलेस। और जैसे ही अनलेस आया, मुझे एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि अनलेस से जुड़ा हुआ वर्ड नेगेटिव नहीं होना, सॉरी, जुड़ा हुआ क्लॉज नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या लगा है, विल नॉट। विल नॉट गलत है, विल नॉट की जगह क्या होना चाहिए, सिंपली अनलेस ही टेक्स केयर। पूरा विल नॉट हटा दो और इसको सिंपल टेंस में बना दो, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो करेक्ट सेंट क्या होगा, अनलेस ही टेक्स केयर, टेक की जगह क्या हो जाएगा, टेक्स। इतना सेंटेंस समझ में आते होंगे, टेक्स केयर ऑफ हिज हेल्थ ही विल नॉट रिकवर। अच्छा, ये यदि नेगेटिव है तो इससे दिक्कत मुझे नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, मैंने बार बार बोला है कि अनलेस के साथ वाला क्लॉज या सेंटेंस नेगेटिव नहीं होना चाहिए, उसके बगल वाला क्लॉज में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगेन इफ़ वाला सेंटेंस आ गया, क्या लिखा है, इफ़ यू हैड हेल्प्ड मी आई वुड हैव डेफिनेटली हेल्प्ड यू। इफ़ वाला क्लॉज है, तो इफ़ वाले क्लॉज किस टेंस में है, पास्ट परफेक्ट। तो उसके बगल वाला क्लॉज किस में होना चाहिए, क्या लगा होना चाहिए, वुड हैव या कुड हैव। तो यहाँ पे क्या लगा है, वुड हैव। इसलिए ये सेंटेंस एकदम सही है और इसका आंसर क्या आएगा, नो एरर। ठीक है, एज सुन एज अभी बताया था मैंने थोड़ी देर पहले, फिर भी मैं पढ़ रहा हूँ, एज सुन एज वी विल रीच द हॉस्टल वी विल इन्फॉर्म आवर पेरेंट्स। मैंने क्या बताया था कि एज सुन एज वाला क्लॉज हमेशा किस टेंस में होगा, प्रेजेंट टेंस में, फ्यूचर में नहीं होगा। तो यहाँ पे तुमको क्या हटाना है, विल। एज सुन एज वी रीच द हॉस्टल वी विल इन्फॉर्म आवर पेरेंट्स। जैसे ही हम हॉस्टल पहुँचेंगे हम अपने पिताजी या माता पिता को इन्फॉर्म कर देंगे। इतना समझ आ गया। नेक्स्ट टाइप है ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस। ठीक है, तो 24th क्वेश्चन देखते हैं, क्या क्वेश्चन दिया है, चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट ट्रांसफॉर्म ऑफ गिवन सेंटेंस इनटू वन। आपको ये जो दो सेंटेंस दिए हैं उन सेंटेंस को एक वाक्य में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो उसके लिए आपको कंजंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा। तो पहले आप क्या करें ऐसे क्वेश्चंस में कि जो भी सेंटेंस दिए हैं उनको पढ़ें। क्या दिया है सेंटेंस, ऑल ऑफ अस स्टार्टेड क्वाइट अर्ली।
हम लोगों ने, ऑल ऑफ अस मतलब हम सब ने जल्दी स्टार्ट किया। वी मिस द फर्स्ट लोकल ट्रेन, हमने पहली लोकल ट्रेन मिस कर दी। अब आप हिंदी में ही सोचें तो आपका सेंटेंस का मतलब क्या निकल रहा है कि हाँ भाई हमने जल्दी तो जर्नी स्टार्ट कर दी थी, या हम जल्दी निकल आए थे घर से, फिर भी हमने क्या मिस कर दी, ट्रेन मिस कर दी। फिर भी या यद्यपि हमने क्या मिस कर दी, ट्रेन मिस कर दी। तो यहाँ पे कोई ऐसा वर्ड आना चाहिए या ऐसा कंजंक्शन आना चाहिए जिसका मतलब क्या होना चाहिए, यद्यपि या फिर भी। तो देखते हैं ऑप्शन सब। ऑल्दो वी स्टार्टेड क्वाइट अर्ली, वी मिस द फर्स्ट लोकल ट्रेन, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था ऑल्दो का मतलब क्या होता है, यद्यपि। तो ये ऑप्शन सही हो सकता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा ऑप्शन देखते हैं। दो वी स्टार्टेड क्वाइट अर्ली बट वी मिस्ड द फर्स्ट लोकल ट्रेन, ठीक है। दो का मतलब क्या होता है, यद्यपि। तो ये भी आंसर हो सकता है यदि आप बहुत जल्दी नज़र से देख रहे हैं। लेकिन एक और चीज़ का याद रखना पड़ेगा कि दो के साथ किसका यूज़ नहीं होता, बट। यहाँ पे दो के साथ किसका यूज़ लगा है, बट। यदि ये बट की जगह हटा देते और यहाँ कॉमा लगा देते तो ये सेंटेंस एकदम सही हो जाता, ठीक है। तो ये दूसरा जो सेंटेंस है वो कैसा है, गलत। बात समझ आया क्यों गलत है, क्योंकि दो के साथ कॉमा का यूज़ होता है, बट का यूज़ नहीं होता। नेक्स्ट सेंटेंस देखें। एज वी स्टार्टेड क्वाइट अर्ली कॉमा वी मिस द फर्स्ट लोकल ट्रेन। इस एज वी स्टार्टेड अर्ली, जैसे ही हमने जल्दी स्टार्ट किया, एज का मतलब होता है जैसे ही, और इस सेंटेंस में जैसे का कोई यूज़ नहीं है। वेन एवर वी स्टार्टेड क्वाइट अर्ली, जब भी हम क्वाइट स्टार्ट जल्दी करते हैं, तो यहाँ वेन एवर का मतलब होता है जब भी, और यहाँ भी जब भी का कोई यूज़ नहीं है। तो यहाँ पे जो सेंटेंस सही है वो कौन सा सेंटेंस सही है, पहला। ऑल्दो वी स्टार्टेड क्वाइट अर्ली वी मिस्ड द फर्स्ट लोकल ट्रेन। नेक्स्ट, ठीक है। चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट कंबाइन द फॉलोइंग टू सेंटेंसेस। ये सेम क्वेश्चन ही है। पीपल गो आउट, लोग बाहर जाते हैं। दे यूजली ईट देयर फेवरेट फूड, वह अपना पसंदीदा भोजन खाते हैं, ठीक है ना। पीपल गो आउट सो दे यूजली ईट देयर फेवरेट फूड। तो पीपल गो आउट, पहली बात यहाँ पे एक एक चीज़ को समझने की कोशिश करें। पीपल गो आउट के बाद जो कॉमा लगा है वो कॉमा गलत है, क्योंकि बीच में क्या लग रहा है, कंजंक्शन। और जब भी बीच में कंजंक्शन लगता है तो उसके पहले कॉमा नहीं लगाया जाता, इसलिए पहला सेंटेंस क्या हो गया, गलत। बात समझ आ रही है। दूसरा सेंटेंस, पीपल गो आउट बट दे ईट देयर फेवरेट फूड, लोग बाहर जाते हैं लेकिन वह अपना पसंदीदा खाना खाते हैं, ये तो गलत बात है, लेकिन नहीं आना चाहिए। लोग बाहर जाते हैं और पसंदीदा खाना खाते हैं, ये हो सकता था, ठीक है। लेकिन वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए, इसलिए ये सेंटेंस भी गलत है। ऑल्दो पीपल गो आउट, यद्यपि लोग बाहर जाते हैं। दे यूजली ईट देयर फेवरेट फूड, इसका यद्यपि से कोई मतलब नहीं है, इसलिए क्या हो गया, सेंटेंस गलत। वैन पीपल गो आउट, जब लोग बाहर जाते हैं। दे यूजली ईट देयर फेवरेट फूड्स, तो यहाँ पे क्या लगा, वैन। मुझे लगता है ये सेंटेंस सही है, समझ आ रहा है, क्योंकि वैन से इस सेंटेंस का सेंस बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26। ही टुक एवरी केयर द एक्सीडेंट हैपेंड। ही टुक एवरी केयर, इसका मतलब क्या है, उसने हर चीज़ पे ध्यान दिया। द एक्सीडेंट हैपेंड मतलब एक्सीडेंट हुआ। तो ये जो दोनों वाक्य हैं आपको पढ़ने के बाद कैसे लग रहा है, विरोधाभासी। इसलिए इनके बीच में जो भी कंजंक्शन आएगा वो कैसा होना चाहिए, विरोधाभासी होना चाहिए, जिसका एक मतलब निकलना चाहिए कि ही टुक एवरी केयर, फिर भी उसका क्या हो गया, एक्सीडेंट हो गया। देखते हैं, टेकिंग एवरी केयर द एक्सीडेंट हैपेंड, हर चीज़ पे ध्यान रखा बट एक्सीडेंट हो गया, लेकिन इसमें कोई कंजंक्शन ही नहीं लगा है, सिर्फ कॉमा से सेंटेंस जोड़ दिया, इसलिए क्या है, गलत, ठीक है। नेक्स्ट, ही टुक एवरी केयर, ओके, येट द एक्सीडेंट हैपेंड, यस, इसका मतलब सेंस निकल रखा, क्योंकि एट का मतलब होता है फिर भी, ठीक है। तो क्या है, ही टुक एवरी केयर, फिर भी एक्सीडेंट हो गया, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो सकता है अभी के लिए। ही टुक एवरी केयर सो द एक्सीडेंट हैपेंड, ये तो गलत ही है, उसने हर चीज़ पे ध्यान दिया इसलिए एक्सीडेंट हो गया, ऐसा कहना तो गलत है, इसलिए ये सेंटेंस गलत है। ही टुक एवरी केयर एंड द एक्सीडेंट हैपेंड, उसने हर चीज़ पे ध्यान दिया और एक्सीडेंट हो गया,
ये तो गलत है, इसलिए आंसर क्या होना चाहिए? सेकंड। उसने हर चीज़ पे ध्यान दिया फिर भी एक्सीडेंट हो गया। नेक्स्ट 27। ऑब्वियसली कंबाइन ही करना है सेंटेंस को। क्या लिखें सेंटेंस? द विंड ब्लो, द लाइटिंग स्प्लैश्ड, द रेन स्टार्टेड फॉलिंग। हवा चली, बिजली चमकी और पानी गिरने लगा। तो ऑब्वियसली ये जो तीनों घटनाएं हैं वो एक दूसरे के कनेक्टेड हैं और सिमिलर हैं, एक साथ ही होती हैं, इसलिए इसमें सेंटेंस कैसा आना चाहिए? और टाइप। ठीक है, अपन सारे सेंटेंस को देखते हैं। द विंड ब्लो, द लाइटिंग स्प्लैश्ड, बट द रेन स्टार्टेड फॉलिंग। बट का मतलब क्या हो गया? किंतु। ये तो गलत हो गया ना, ये तीनों इवेंट एक जैसे ही हैं या एक सीक्वेंस में ही हो रहा है। द विंड ब्लो, द लाइटिंग स्प्लैश्ड वाइल द रेन स्टार्टेड फॉलिंग, जबकि पानी गिरने लगा, ये तो गलत है। व्हेन द रेन स्टार्टेड फॉलिंग, यहाँ पे क्या आएगा? जब। जबकि जो लास्ट सेंटेंस है उसमें क्या लिखा है? एंड। इसलिए आंसर क्या होना चाहिए? लास्ट। द विंड ब्लो, द लाइटिंग स्प्लैश्ड एंड द रेन स्टार्टेड फॉलिंग, मतलब हवा बही, बिजली चमकी और पानी गिरने लगा। 28 क्वेश्चन। स्पॉट द एरर इन द गिवन सेंटेंस। आपको जो सेंटेंस दिया है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ईदर ललित और नवीन फॉरगॉट टू टेक देयर अम्ब्रेला। वो क्वेश्चन में करना क्या है? स्पॉट द गिवन एरर इन द गिवन सेंटेंस। इस वाक्य में आपको एरर बतानी है। तो क्वेश्चन क्या दिया है? ठीक है, मैंने पहले भी बोला था ईदर के साथ किसका यूज़ होना चाहिए? और का। बहुत बढ़िया, और का यूज़ हुआ है, तो ईदर ललित और नवीन, यहाँ तक सही है। फॉरगॉट टू टेक देयर अम्ब्रेला, ठीक है, बस फॉरगॉट टू टेक मतलब अपना अम्ब्रेला लेना भूल गए। यहाँ पे गलती जो है वो कहाँ पे है? देयर में है, क्योंकि ध्यान से समझें, ईदर हमेशा सिंगुलर को रिप्रेजेंट करता है, जबकि जो देयर है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? प्लूरल। क्यों? क्योंकि दे का यदि आप देखें तो देयर, ठीक है ना, पजेसिव फॉर्म क्या होता है? देयर, ठीक है। तो देयर किसको रिप्रेजेंट करता है? प्लूरल को, जबकि ईदर किसको रिप्रेजेंट करता है? सिंगुलर को। इसलिए देयर की जगह पे क्या आना चाहिए था? हिज। क्या आना चाहिए था? हिज। तो सेंटेंस क्या होना चाहिए? ईदर ललित और नवीन फॉरगॉट टू टेक हिज अम्ब्रेला, अपना अम्ब्रेला लेना भूल गए। तो यहाँ पे देयर अम्ब्रेला गलत है, इसलिए ऑप्शन कौन सा गलत है? फर्स्ट। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने व्यापम के पुराने क्वेश्चंस की शीट्स को कंपाइल किया है। ठीक है, मैं आपको और भी प्रैक्टिस कराता हूँ, आप पढ़ते रहिए। थैंक यू, जय हिंद।